बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रूम। आपके साथ मैं हूं सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के न्यूज़ रूम में जो भी खबरें डिस्कस होंगी उस पर एक नज़र डालते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर उन पर बात करते हैं। इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पहली मुलाकात। कप्तान कहते हैं खुशखबरी ये है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। हाई कोर्ट ने एडी ख्वाजा को बहाल कर दिया। आईजी सिंध की वापसी से आखिर सिंध हुकूमत क्यों परेशान है? AGPR में करोड़ों के घपले, बड़ा इंकशाफ। सरगोदा में 20 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम अब्दुल वहीद ने अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा कि ये सब मेरे बेटे थे जिन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ऑरेंज लाइन मेट्रो केस में सुप्रीम कोर्ट का दो टोक जवाब। हुकूमत के पास तारीखी अमारात तबाह करने का लाइसेंस नहीं। जी हाँ नाज़रीन, ये तमाम तर खबरें होंगी, इन पर तज्जिया भी होगा, तबसरा भी होगा, अंदरूनी कहानी भी सामने लेकर आएंगे। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। इन तमाम तज्जियाकारों से तबसरा भी लेंगे, तज्जिया भी लेंगे और कुछ अंदरूनी कहानियां भी सामने लेकर आएंगे। आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात हुई, अंदर की कहानी क्या है ये भी जानेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात करते हैं आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात की अंदर की कहानी क्या है, निज़ामी साहब से जानते हैं। जी निज़ामी साहब, ये अंदर की कहानी क्या है, मैं जो मुझे थोड़ा सा इल्म है मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। ये मुलाकात फ्राइडे को रात को 9:30 बजे हुई और अचानक ही इसका प्रोग्राम बना। और पहले तो इसको कोई अंडर रैप्स ही रखा गया, जिस तरह की बड़ी कोई खुफिया मुलाकात है। फिर DG ISPR ने उसको ट्वीट भी कर दिया और जाहिर है कि जो आर्मी चीफ के कहने पे किया होगा। अब ये मुलाकात क्यों हुई, ये इस लिहाज से ज़रा अनयूजुअल सी बात थी कि इससे पहले जनरल राहील शरीफ भी सियासतदानों से नहीं मिलते थे, आपको मालूम है, और इमरान खान साहब से मिले थे धरने के दौरान सितंबर 2014 में। अब भी कुराए फाल इमरान खान साहब के नाम ही निकला। और इससे पहले जनरल मुशर्रफ थे, उनके दौर में तो सब सियासतदानों से मिलते थे, जनरल कियानी भी अवॉइड करते थे स्टूडेंट्सली। सही। अब इसमें मुलाकात में खान साहब ने कहा जी कि वो खबर दी कि जी वो जमहूरियत के बड़े को ख़तरा नहीं है और नाम लेवा सपोर्टर हैं। ये तो अब गिवन चीज़ है कि कोई भी आर्मी चीफ जो है ना, वो कियानी साहब से लेकर अब तक मुशर्रफ के जाने के बाद, यानी पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसको वो आर्मी चीफ नहीं डिसमेंटल कर सकते। सही। और जो जनरल राहील शरीफ के दौर में बड़े लोगों ने कोशिश भी की, आपको पता है बहुत लॉबियाँ थी, हमारे मीडिया में बड़े लोग थे तो हर वक्त दिन रात लगे रहते थे कि नवाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, ये और जो बहुत सारी टेंशन भी थी। लेकिन अब ये मुलाकात क्यों हुई है, इसकी वजह जो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक है कि जो इमरान खान साहब ने बड़ी दो टोक अंदाज से जो साबिक़ आर्मी चीफ है जनरल राहील शरीफ की जो इस्लामिक फोर्स में एंटी टेररिज्म सो कॉल्ड जो फोर्स है उसमें जाने की दो तोड़ मुखालफत की थी। और उनका इस्तदलाल ये था कि पार्लियामेंट में कहा गया था कि हम न्यूट्रल हैं। अब ये जनरल बाजवा साहब को एक्सप्लेन करना चाहते थे उनको कि इसकी वजह क्या है और वो क्यों गए। और जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस बारे में पॉलिसी रही है उससे UAE से तो बिल्कुल कुट्टी हो चुकी थी पाकिस्तान की। सऊदी अरेबिया अपने तय नाराज़ था। और जो पाकिस्तान की, अब आपको पता ना UAE के जो वो हैं सरबराह, वो इस दफ़ा
भारत की यौम आज़ादी पे 26 जनवरी को बड़े तमतराक से जाके जी बिल्कुल शरीक हुए थे। सही। और आपको याद होगा कि जनरल रहील शरीफ को भी यूएई का क्राउन प्रिंस जी जी यूएई के जो गए थे भी दौरे पे, और उन्होंने इन मामलात को रिजॉल्व करने की कोशिश की। अब उसी रेफरेंस से जनरल रहील शरीफ को वहाँ भेजा गया। और ये मेरी अपनी एक अंदाज़ा है कि अगर चॉइस हो जनरल रहील शरीफ को भेजने की या पाकिस्तानी फौज भेजने की, तो उन्होंने जनरल रहील शरीफ को भेजना प्रेफर किया। सही। इसी तरह इमरान खान साहब को जो अफगानिस्तान के साथ जो वो बाढ़ बना, वो जो फेंसिंग है, जी जी बिल्कुल, और अफगानिस्तान तल्लुकात पे भी इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया। सही। इलावा इसमें और भी कुछ बातें आई, लेकिन सवाल जो मेरे नज़दीक पैदा होता है यहाँ वो ये है कि ये पहले जनरल रहील शरीफ ये काम कर रहे थे, अब जनरल बाजवा को करना पड़ रहा है, जिसका काम उसी को साजे के मुतरादिफ। ये हमारी हुकूमत जो है बजाय एक कुल वक्ती फॉरेन मिनिस्टर मुकर्रर करने के, वो हमारे जो सिक्योरिटी के चीफ है उनसे ये काम लेती है, और जो वो कर रहे हैं, और ये एंटी टेररिज्म के अलावा ये भी एक किस्म की जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात है। अब वो यूके गए हुए हैं। खैर आर्मी चीफ्स की एक दूसरे से और डिफेंस सेक्रेटरी से तो बात होती है, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है जी जी, इसमें ये बात कलीदी है कि पाकिस्तान के जो बात ट्रेडिशनल दोस्त थे उनके तल्लुकात बहुत कशीदा हो गए थे, और खान साहब को वो इस मामले में, मैं न्यूट्रलाइज का लफ्ज़ तो नहीं करूँगा जी जी, उनको बैकग्राउंड पेश मंजर और पस मंजर देना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है। इजहार साहब, निज़ामी साहब ने तो बड़ी एक अहम हमें इंफॉर्मेशन दी है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इस मुलाकात को खुशाइन कहा है। आप किस तनाजुर में देखते हैं इस मीटिंग को? देखिए, निज़ामी साहब ने जो इत्तला दी है अगर वो सही है, क्योंकि ये जो बातें इनके इल्म में हैं, इनका अपना सोर्स है, ज़रिया है, ये अभी तक किसी प्रेस में या मीडिया में नहीं आई, जिस तरह ये फरमा रहे हैं, अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ये बात इस तरह छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि मैं आर्मी चीफ से इसलिए मिला कि मुझे उनके राहील शरीफ के जाने पर या जो फ़ॉरेन हमारे अफेयर्स हैं उनके पहलुओं पर या यूएई पर ये मुझे एतराज़ात हैं, मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं अपने मुल्क की बका के लिए, बेहतरी के लिए ये मशवरा, ये उसमें ऐन मुमकिन है कि ये ऐसा ही हुआ हो। निज़ामी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो इसमें इमरान खान साहब से कुछ पूछे कि फ़ौज तो एक हसास इदारा है, उसके अपने मसाइल हैं, आप एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद सियासतदान हैं, आप कौम को एतमाद में क्यों नहीं ले रहे? आप ये जाकर सरगोशी किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, किस हवाले से कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो वो जो गालिब ने कहा था ना कि एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, नौहे गम न सही नगमे शादी ही सही, तो हमें मीडिया को भी एक हाइप चाहिए होता है और कुछ नहीं। तो चले, इमरान खान ने मुलाकात की है, ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने ये कहा हो कि जनाब जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें मुझे आपकी तरफ से ये गारंटी चाहिए कि इसमें कोई झुर्रू नहीं फिरेगा और कोई ऐसी ज्यादती नहीं होगी। लेकिन इमरान खान को ये बात, राहील शरीफ की जो पोस्टिंग है उसके बारे में ये बात पार्लियामेंट में जाकर कहना चाहिए, ये प्रॉपर फोरम है। और बाकी निज़ामी साहब का ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, फॉरेन ऑफिस, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की, कायनात के जो इस वक्त लायनहल मसाइल हैं जिनका आज तक इल्म नहीं हुआ कि कायनात कब शुरू हुई, क़यामत कब आएगी, उनमें एक इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि हमारी हुकूमत वजीर खारजा क्यों नहीं मुतय्यन कर रही। सही, बिल्कुल सही। ये कौन बताएगा? इसकी क्या असबाब हैं, इसमें क्या गिदड़ सिंगी है, इसमें क्या मसलहत है? और वो सारी वजारत उन्होंने अपनी जेब में रखी हुई है, जबकि खारजा अमूर के बारे में हमारे वजीर आजम उतना ही जानते हैं जितना वो संस्कृत या फ्रेंच जुबान जानते हैं। तो बाकी कामों को मुझे इसके बारे में ये अर्ज करना। सही कहा, सही कहा जी। खबर गुमर साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस मुलाकात को? इसमें ये मुलाकात को इतने मेरे ख्याल में ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है। वो सारे का सारा इशू है वो टाइमिंग का है, क्योंकि पनामा केस का फैसला आने वाला है। तो हर बंदे के जहन में यही ख्याल जाता है क्या पनामा केस के आने वाले फैसले के हवाले से तो बातचीत नहीं हुई,
जहाँ तक बात की निज़ामी साहब ने, बिल्कुल ठीक बात है कि वो राहिल शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। जहाँ पे जो इमरान खान साहब ने बात की ना कि जी मैं आपको खुशखबरी ये सुनाता हूँ कि वो जनरल साहब जमहूरियत के साथ हैं, तो उस हवाले से जो मेरे सोर्सेज है उसके मुताबिक यही हुआ कि जब इस पनामा केस के हवाले से भी कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू ज़रूर हुई है, उसमें जो आर्मी लीडरशिप की तरफ से जो बात की गई है वो यही है कि हम जमहूरियत के साथ हैं। एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, वहाँ से जो फैसला आएगा वो मनवान तस्लीम किया जाएगा। जो पार्टी जीतेगी बिल्कुल जीते, उसका हक है, क्योंकि ये एक केस जो है वो कोर्ट के अंदर गया हुआ है। इमरान खान साहब इस केस के हवाले से देखिए मेरा एक जो सबसे अहम चीज़ है ना, ये इस केस का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन है ना, अगर वो हारते हैं तो उस सूरत में भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, अगर वो जीते हैं तो फिर भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी। तो इमरान खान साहब ने तो ये वहां पे जब बात हुई, जो मेरे कुछ सोर्सेज के हवाले से यही है कि इमरान खान साहब अपनी पूरी की पूरी सियासत है उन्होंने पनामा केस पे वो टिकाई हुई है, उसी पे वो उसका इंतजार कर रहे हैं, उस हवाले से सारी प्लानिंग चल रही है। जमहूरियत, उन्होंने कहा ना मैं जमहूरियत के साथ हूँ, जमहूरियत का मसला मतलब मेरी नज़दीक ये है कि शफाफियत है और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है। अब देखना यह है कि अब कौन किसके साथ खड़ा है, जमहूरियत के साथ खड़ा है या फिर किसी और के साथ खड़ा है। मैं ये तो ऐड करूं कि इमरान खान साहब ने ये कौम के बहुत बड़ा एहसान किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देके कि वो जमहूरियत के साथ हैं। अगर वो ये भी बता देते साथ के मुर्गी अंडा देती है और सूरज मशरिक से निकलता है और बच्चा अंगूठा चूसता है, तो उनकी और ज्यादा जहाँ तक ये जमहूरियत के साथ होने का ताल्लुक है, ये इनकी गोमन साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि आर्मी ने एक किस्म का इम्प्लिसिटली ये कहा कि जी हम किसी शख्सियत के साथ नहीं हैं, पनामा का कोई भी फैसला है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही ये, लेकिन नंबर 2 बात जो है ये बिल्कुल गोमन साहब ने ठीक कहा कि गोमन साहब के पीटीआई ने तो मिठाइयाँ पहले ही बांटनी शुरू कर दी हैं और मुबारकबादें देनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने तो ये कह दिया है कि जनाब अभी फैसला आया नहीं, लेकिन उनका कहना यह है कि पनामा जो है इसका फैसला जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में आ ही नहीं सकता, या तो उनकी इसके फैसला जब भी आता है, चाहे इस हफ्ते आता है या अगले हफ्ते आता है, छुट्टी हो जाएगी। अगर उसके जरिए ना हुई तो याद होगा जब वो 2 महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ विल बी नो मोर। अच्छा जी वो इसी तरह की उम्मीद जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इलेक्शन रिगिंग कमीशन के हवाले से थी, लेकिन वहाँ पे से उम्मीदें बर नहीं आई थी। आप देखिए, आप यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का अब आप किस करवट से ना बस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। सही, बिल्कुल सही है। चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इल्हाक हो पाएगा या नहीं, निज़ामी साहब किस तरह से देखते हैं? गुज़श्ता हफ्ते हमने यही बात की थी कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इल्हाक हो सकता है या नहीं, लेकिन अब तलागंग में हमने देखा कि वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं? इमरान खान साहब एक तरफ तो उनके जो साथी हैं उनको रियलिज्म की तरफ लाते हैं, यानी जो प्रैग्मेटिज्म जी, दूसरी तरफ उनकी जो अपनी इंस्टिंक्ट है वो ये कहते हैं कि मैं असूली सियासत करूँगा। अब उन्होंने सोलो फ्लाइट करने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी साहब ने एक अजीब नया, मैं अपने साथियों से पूछना चाहूँगा, एक नया कॉन्सेप्ट दिया। वो कहते हैं कि मैक्रो लेवल पे तो हमारा मुकमका या कोई इत्तेहाद नहीं है जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी से, बिल्कुल सही, लेकिन माइक्रो लेवल पे हम एडजस्टमेंट्स कर सकेंगे। ये तो अजीब किस्म की मुनाफकत होगी अगर ऐसा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो बरबला भी एक रोज़ पहले ये कह चुके हुए हैं कि ये मुकमका हुआ है, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम भी कर चुके, और कल भी तलाकंग में भी उन्होंने कहा, हालांकि उनके कान में कहा कि जरदारी साहब जो है वो भी, उनको भी चाहिए कोई कतरी शहजादे का खत ले आए। जी जी बिल्कुल सही बात है। इज़हार साहब आप किस तरह से देखते हैं इस तजाद को? निज़ामी साहब जी, निज़ामी साहब इसकी मिसाल मैक्रो और माइक्रो की पहले मौजूद है। जमात इस्लामी ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग के साथ मुफाहमत कर ली और वैसे वो उनके मुखालिफ हैं। वो वैसे निज़ामी साहब पंजाब की जो सियासत है, क्योंकि मैं पंजाब में, मैं एक गांव में रहता हूँ, वहाँ पे जो सियासत चलती है कांस्टीट्यूंसी से कांस्टीट्यूंसी चल रही होती है। किसी कांस्टीट्यूंसी में आप देखेंगे कि जब ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के वाले एक साथ बैठे हुए हैं, दूसरी कांस्टीट्यूंसी में देखेंगे जमात इस्लामी वाले नून लीग के साथ बैठे हैं, तीसरी कांस्टीट्यूंसी में दाके देखें तो वो दूसरी जो क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला जो कैंडिडेट है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा है।
तो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी का जो रियल पॉलिटिक है ना पंजाब के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूंसी चल रहा होता है उसकी तरफ इशारा है। ये तो पाकिस्तान की सियासत का सर मेरे ख्याल में शुरू से ये एक शासन रहा है, तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई। मोहम्मद साहब मेरा पॉइंट मुख्तलिफ है। मैं इमरान खान को अगर सपोर्ट करूँ तो इसलिए करूँगा कि यार ही इज़ अ चेंज लाना चाहते हैं, वो तब्दीली लाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं पुरानी जो सियासत की गंदी रवायत है उनको ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो बाय हुक और बाय क्रुक हर किस्म के लोगों से मिल के पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये तो पुरानी जागीरदाराना सियासत इमरान खान भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी कर रहा है, पीपल्स पार्टी भी कर रहा है। फिर तो मेरा मकसद है कि जिसको हम समझें कि हमारा जो ज़्यादा आम वोटर कहेगा, जो हमारे ज़्यादा काम आएगा, हमारे काम करेगा, हमें नौकरी दिलाएगा, उसको वोट दे दें। अच्छा खावर साहब, अगर अच्छा सर निज़ामी साहब, मेरी पिछले दिनों एक जी प्लीज खावर साहब। अच्छा, वो पिछले दिनों मैंने वो इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर से, वो उनका नाम नहीं लूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन दी कि मैंने उनसे पूछा कि यही सारे जो काम हो रहे हैं कि अब PMLQ वाले भी कुछ लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ लोग बैकग्राउंड में इनके साथ राब्ते हैं, वो देख रहे हैं कि पनामा केस का जो फैसला किस करवट बैठता है, फिर ये सारे जो फसली बटेरे हैं जो फेंस सिटिंग फॉर द मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद वो छलांगे आगे पीछे लगाएंगे। उस पर उनका ये कहना था कि इस दफ़ा की जो टिकट्स की अलॉटमेंट होगी, वो खान साहब ये कह रहे हैं कि वो मैं अपनी जो मैं खुद देखूंगा उसके बगैर बिल्कुल, मैं अपनी मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वो पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खान साहब ने ये एक्सेप्ट भी किया था कि 2013 के इलेक्शन के दौरान हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक रियल पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में है, वो उसका एक फेस है। अब देखना ये कि आने वाले दिनों के अंदर ये कितने ऐसे फसली बटेरों को वो टिकट्स मिलती हैं इलेक्शन में जाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में निज़ामी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे चंद लोग जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हैं उनका पूरा ये ख्याल है कि अगर हमने हुकूमत बनानी है तो हमें ये सारी चीज़ों को, ये जो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब देखना ये है कि खान साहब की जो वो प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स है वो आगे चलती है, जहाँ उनके पार्टी के अंदर वो लोग जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो आगे जाते हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल सियासत हमें होती कहीं दिखाई तो नहीं देती, क्योंकि अगर इमरान खान साहब कुछ बोल रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनका अपना ही एक कारकुन जो है वो अपने ही उनका जो रहनुमा है वो उनके कान में कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से हमारे ढाक हो चुका है। वो खुद जो है फवाद साहब वो हर पार्टी का तवाफ कर चुके हैं और फिर भी उनको आउटस्पोकन जो है वो करार दिया गया है कि इमरान खान साहब जो बहुत आउटस्पोकन है। नाज़रीन, AD ख्वाजा साहब जो है उनको वो वापस आ चुके हैं अपने ओहदे के ऊपर, और सिंध हुकूमत का जो इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, वो परेशान है या खुश है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात करेंगे IG सिंध के हवाले से भी, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देते हैं। अहम खबर ब्रेक की जाएगी खावर घुमर साहब की तरफ से। AGP आर्मी देख रहे हैं कि कुछ घपले हैं। जी खावर घुमर साहब क्या कहेंगे, क्या घपले हैं, क्या खबर देंगे? जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू एक इदारा है जी, अब वहाँ पे है कि ये पिफरा के तहत एक प्रोजेक्ट चला था, ये कुछ 10 अरब का प्रोजेक्ट था, जिसके तहत जो पाकिस्तान का सारा जो हमारी जो फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग है उसको सारा ऑटोमेटेड कर दिया गया था, कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया हुआ है। तो अब सारी की सारी जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं फेडरल की, वफाकी हुकूमत की, वो कंप्यूटर बेस्ड हो रही हैं। अब वहाँ पे अब हालात ऐसे हुए हैं कि कुछ लोगों ने वो पासवर्ड चोरी करके पासवर्ड अपने इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे घपले किए हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज़ की हेडिंग आगे पीछे कर दी हैं, एक मिनिस्ट्री के अखराजात दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दिए हैं। एक पूरी की नेटवर्किंग है। फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, वहाँ पे एक ये पकड़ा गया है कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का एक बिल गया वहाँ पे 20,000 का, उसको 4,20,000 कर दिया गया। इसी तरह मेरी बात हुई है वहाँ पे एडिशनल जो अकाउंटेंट जनरल है डॉक्टर जवाद ज़का खान साहब, जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने माना कि हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि वहाँ हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई हुई हैं,
हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरा जो इस इशू को देखने की ज़रूरत है ना, मेरे जो ज़राए बता रहे हैं ये तो 2-3 ऐसे इशूज़ हैं उनकी नज़र में आ गए हैं। एक इशू ज़कात साहब ने जो बताया कि वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी कोई 3-4 करोड़ का बिल है, वो भी आगे पीछे हुआ है, उसकी भी रिकंसिलेशन चल रही है कि बिल कैसे वो सारे उसको रिकंसिल कर रहे हैं कि पैसे कहाँ पे गए, कहाँ पे ज़्यादा शो किए गए। ये इससे भी ज़्यादा है, वहाँ पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, पैसों को आगे पीछे किया जा रहा है। और उसमें क्योंकि ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का काम क्या होता है कि ये बेसिकली प्री ऑडिट करता है किसी भी मिनिस्ट्री का हर मंथली जितना बिल होता है, वो उनके पास सारी रिसीट जाती हैं, वहाँ पे रिसीट्स की उनको टोकन लगते हैं, टोकन के हिसाब से सारे का सारा फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पास जाता है, वहाँ से जो पैसे रिलीज होते हैं, तो वहाँ से ये सारा मिली बकत से हो रहा है। मैंने वहाँ पे एक सवाल किया एक वहाँ पे सीनियर उनके ऑफिसर से कि इस पे नैब या FIA क्यों नहीं आते, क्योंकि इससे पहले भी एक जहाँ पे पंजाब अकाउंटेंट जनरल और सिंध अकाउंटेंट जनरल में भी इस तरह का इशू आया था। उन्होंने बताया ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि क्योंकि सारे का सारा पैसे की मैनेजमेंट है, पैसे की रिलीजेस हैं, यहाँ से जानी होती हैं सारे डिपार्टमेंट्स की, तो ये जो सारे हमारे तहकीकाती इदारे भी हैं वो भी बस जी हजूरी करते हैं, वो हमारी तरफ इशारा नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आप देखना ये कि आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा कितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स वहाँ पे अनअर्थ होती हैं, और ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसको वाकई मनती इंतकाम तक पहुँचाया जाता है या नहीं। जी निज़ामी साहब, इतने बड़े लेवल पर ये घपला हो रहा है, किस तरह से देखिए जी, आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये तो खैर उन्होंने AGPR की बात की है। अब ये वो अदारा है जिसने बाकी सारी चीज़ हुकूमत का अकाउंटेंट है, बिल्कुल, अगर इनका ये हाल है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो साबका हुकूमत थी उस पर एक इल्ज़ाम था इन्हीं PVP की कि जी इनके बड़ी पुअर गवर्नेंस है, और किसी हद तक बात भी ठीक थी। लेकिन मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत ने तो अपने 4 साल में गवर्नेंस के या पुअर गवर्नेंस के आपने के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। सही। और इसकी हवाले से यानी इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं, जो मसलन नैब जो है वो ख़ुद इतना टेंटेड है, उसकी कंट्रोवर्शियल हुआ है वो ख़ुद, और वो भी पिक एंड चूज़ करता है। FIA जो है वो उसका यही हाल है, जो यानी वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए तो यूज़ होता है, लेकिन जहाँ तक एहतसाब का तल्लुक़ है मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमतें जो हैं, चाहे वो साबिक थी या ये हैं, वो बिल्कुल नाकाम रही हैं। क्या कहेंगे इजहार साहब, हालात बड़े पैथेटिक नज़र आ रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर ये करप्शन हो रही है, किस तरह से देखते हैं? जी, मेरा चूँकि थोड़ा बहुत टूटा फूटा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो गोमन साहब ने इंफॉर्मेशन दी है, गालिबन अभी वो मैच्योर नहीं, उन्होंने फरमाया है कि कुछ फिगर्स या रकूम आगे पीछे की गई हैं। ठीक, देखें, पहली बात तो ये है कि AGPR एक मुंशी है, इस मुंशी के पीछे नवाब हैं, एक वजारत तालीम है, पिम्स है, हर महकमा जो है वो नवाब है और AGPR उसका मुंशी है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुंशी अपने तौर पर फिगर्स की शोबदाबाजी दिखाता है, एम्बेजलमेंट कर देता है, उसको गबन कहते हैं। बाज़ दफ़ा पीछे जो कंसर्न इदारा है उसके कहने पर एक हेड से दूसरे हेड में पैसा मुंतकिल हो जाता है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, एक है प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पैसा, मिनिस्ट्री वजारत तालीम का पैसा अस्पताल को दे दिया, और उसको दूसरा है एम्बेजलमेंट के प्राइवेट इदारों ने, बैंक ने उसके साथ मिलकर, AGPR के लोगों ने मिलकर, वजारत के लोगों ने मिलकर पैसा अपनी जेब में डाला। तो ये अभी तय नहीं है कि ये प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी है, हेड्स को आगे पीछे किया गया है, किसी के पैसे कम किसी के ज़्यादा किए गए हैं, या ये गबन है। दूसरी बात यह है कि जब से दुनिया बनी है, गबन और ये सारी चीज़ें वही होती हैं जहां पैसा होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में माले गनीमत में से चादर चोरी हो गई, तो गबन जो है वो किसी मस्जिद या खानकाह में नहीं होता, हमेशा वहाँ होता है जहाँ ये पैसा डील होता है। अब हमारा काम ये है कि जब भी चोर नया तरीका दरियाफ्त करे, हम उसको प्लग कर दें, उसका सद्देबाब कर दें आइंदा के लिए, फिर आइंदा के लिए वो नया तरीका दरियाफ्त करेगा। तो ये एक हमेशा के लिए चलता रहता है सिलसिला, लेकिन होना ये चाहिए कि ये इंक्वायरी जिसकी तरफ इशारा किया गया है, ये मंजर आम पर आनी चाहिए। अगर इसमें AGPR यानी मुंशी जिम्मेदार है, उसको भी आना चाहिए सामने, और अगर पीछे जो नवाब हैं बैठे हुए मिनिस्ट्रियों में,
उनकी मिलीभगत शामिल है तो उनको भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही है, सबको सामने आना चाहिए। घुमन साहब ये बताइए कि अब तक कितनी कांचेबाजी हो चुकी है, कहीं ये सारा का सारा पैसा ऑडिट डिपार्टमेंट में तो नहीं जा रहा? अच्छा ये मैं थोड़ी सी वो करेक्शन करता चलूं, जो डॉक्टर ज़का खान जो इसकी एडिशनल अकाउंटेंट जनरल जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि मिस यूज ऑफ पासवर्ड हुआ है। जिन लोगों के पास पासवर्ड है वो उस ऑटोमेटेड सिस्टम को इस्तेमाल करने का, उन्होंने उसको मिस यूज करके फिगर्स में आगे पीछे एक डिलिबरेट अटेम्प्ट की है, पैसे एम्बेजल करने का ये अटेम्प्ट हुई है। ये उनके ऑन द रिकॉर्ड मेरी उनसे बात अगर उन्होंने एम्बेजलमेंट की बात की है तो फिर एम्बेजलमेंट होगा या फिर सिर्फ आगे पीछे करने का? वो कह रहे हैं कि हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और डिटरमिन कर रहे हैं ये किस लेवल की हुई है। और उसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि मैंने और भी 2-3 डिपार्टमेंट से बात की, जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सीनियर ऑफिसर से बात की है, उसने भी कंफर्म किया है। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां से इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं। तो जो ही मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हम अपने इस प्रोग्राम में उसको बताएंगे, उसको अपने ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करेंगे। जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब आईजी सिंध की बात कर लेते हैं। निजामी साहब, सिंध हुकूमत की आखिर परेशानी है कि आईजी सिंध को एक दफा मुअत्तल किया जाता है तो उनकी बहाली के ऑर्डर आ जाते हैं। ये सिंध और पंजाब दोनों में जैसे कहा गया कि जो पुलिस है वो उसको हैंड मेडन बना दिया जाता है, यानी कि वो सियासतदानों की या जो हुकूमत वक्त है उसकी आलाकार होनी चाहिए, पुलिस की ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। अब एक बुनियादी मसला जो पुलिस के पोलिटिसाइज होने की वजह से आया वो कराची में दहशतगर्दी का मुकाबला था। बिल्कुल सही। एडी ख्वाजा साहब का मसला ये था कि वो कुछ नई भर्तियाँ होनी थी। सही। उन्होंने कहा ये भर्तियाँ मेरिट में होंगी, इसलिए उन्होंने आर्मी को भी इन्वॉल्व किया बीच में, 5th कोर को, और साथ साथ उन्होंने जो सिटीजन पुलिस लिएजन कमेटी है उनकी उसको भी इन्वॉल्व किया कि मेरिट पे हों। ये चीज़ जो है ये मेरा ख्याल है जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है वहाँ की सिंध की, उनको पसंद नहीं आई। अब फिर देखें कवायद ज़वाबित भी तो फॉलो करने चाहिए ना। ये वो कहते हैं जी हमारा हक है कि हम आईजी अपना लगाएं, लेकिन एक अभी हालिया ही सुप्रीम कोर्ट एडिक्ट आई है जिसके तहत जो हुकूमत है उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो यानी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मुराद शाह साहब हैं तो वो खुद नहीं उसको कर सकते, इट हैज़ टू गो थ्रू द कैबिनेट। एक टेक्निकलिटी है। जब उनसे पूछा गया कि आपने किया तो उन्होंने कहा नहीं किया। इसका मतलब है कि वो बेजात की थी। अब वो वापस आ गए, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसमें एट द एंड ऑफ द डे एडी ख्वाजा साहब को बिलाखिर सामान बांध के आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे अब। और मुझे ये भी पता है कि वो अपील में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। तो मकसद है कि बुनियादी बात है जो हमारे सियासतदान जो हैं, यानी एट प्रोविंशियल लेवल, एट द लोकल लेवल, सूबाई लेवल, फेडरल लेवल, वो यानी वो चाहते हैं कि ये जो पुलिस है ये इनकी एक किस्म की आलाकार। आपको पता है कि पुलिस की सपोर्ट के बगैर तो हमारे जो MNAs और MPAs है माशाल्लाह, और जो लोकल बॉडीज़ वाले हैं ये भी फंक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल। इजहार साहब, एक वक्त में 2 आईजी सिंध, किस तरह से देखते हैं इस मिसमैनेजमेंट को? देखिए सुमेरा, ये जो मसला है पुलिस का, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये इलामत है एक बहुत बड़ी हकीकत की। और वो हकीकत ये है कि पाकिस्तान में पुलिस में सियासी मुदाखलत हो रही है, पुलिस आज़ाद नहीं है। सही। ये सोशल मीडिया पर हर किसी को पता है कि पंजाब में भी थानेदार और पोस्टिंग्स कौन कर रहा है, सिंध में कौन कर रहा है। कहते हैं कि इमरान खान ने वहां पर सियासी मुदाखलत खत्म की है। अगर ऐसा है तो सिंध और पंजाब को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि प्रोसीजर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन किसी भी सूबे का आईजी लगाने के लिए 2 या 3 नामों का एक पैनल भेजती है। फिर जो सूबाई वजारत सूबा है, सूबे की जो हुकूमत है वो उसमें से चुनती है। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा आईजी को एक टूल के तौर पर, उसे एक हाथ की छड़ी के तौर पर, एक जेब की घड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बाय द वे यहाँ पैनल भेजा गया, 3 आदमी थे, उनमें से 10 को चुना गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जुल्फिकार चीमा एक, आपको पता है, एक दयानतदार अफसर था, उसको सिंध में भेजा गया, उन्होंने इनकार कर दिया। गुजरांवाला में वो DIG था, वहां से पंजाब गवर्नमेंट ने हटा दिया। और आखिर में उसको जगह मिली, जो मां मिली तो कहां मिली, मोटरवे पुलिस का वो IG बनाया गया। यानी किसी सूबे ने उसकी दयानतदारी को बर्दाश्त नहीं किया। तो जब तक पुलिस में सियासी मुदाखलत रहेगी ये खेल इसी तरह जारी रहेंगे। हर सूबा यही चाहेगा कि मुझे वो IG मिले जो मेरे अहकाम की पैरवी करे। आप ये देखेंगे पुलिस का मिसयूज किस तरह हो रहा है कि पंजाब में 2,500-3,000 से ज्यादा आदमी एलीट फोर्स के और दूसरे
शाही खानदान के और हुक्मरानों के महल्लात पर मामूर हैं और वो तनख्वाह जो है वो हुकूमत से, अवाम के पैसे से ले रहे हैं। तो असल जो बुनियाद है, जो जड़ है, मुझे इस वक्त ब्रेक की जानिब जाना है, में सियासी मुदाखलत कर लें। मुझे इस वक्त ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर जो हमारा पॉइंट है इसको कंटिन्यू रखेंगे और बाकी खबरें जो हैं उनके ऊपर भी तजिया और तबसरा करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। सरगोदा में इंसान और इंसानियत का कत्ल, वजह तोहम परस्ती या कुछ और? निज़ामी साहब, 20 अफराद का बेईमाना कत्ल कर दिया जाता है और फिर बाद में ढिटाई से वो सामने आके एतराफ़ भी कर लेता है। किस तरह से देखते हैं? ये ज़हीम कादरी साहब का कहना है, जो वज़ीर औक़ाफ़ हैं, कि ये ज़ाती दुश्मनी का नतीजा इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। लेकिन इसका बुनियादी जो एक महरक है इन चीज़ों का, आपको पता है कि यहाँ कहीं तो ये तो रिपोर्ट हो गया ना, क्योंकि इस पर इतने लोगों की जान गई है। लेकिन ये पीरों ने अपना जो सिलसिला बनाया हुआ है यहाँ, इस किस्म के जाली पीरों ने, वो कोई नया नहीं है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में एक डब्बा पीर होते थे जी, फिर एक पीर सिपाही थे, मुझे याद है काफ़ी साल पहले लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने आना था। जब वो आए तो सारा एयरपोर्ट बंद हो गया, वो इतने लोग थे क्योंकि वो पानी पे उन्होंने दम करना था खड़े होकर। अच्छा। फिर इसी तरह आपको मालूम है कि ये डबल शाह भी एक किस्म के पीर ही थे। तो ये जो पीरों वाला जो मामला है, ये ऐसा है कि इस हमारी जो एक बुनियादी तौर पे एक जो तोहम परस्ती और जो सुपरस्टिशन इसको कहते हैं, उसकी वजह से जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने इसको दौलत का ज़रिया बना लिया हुआ है। बिल्कुल सही है। अब इस बारे में जो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ ये कि एक तो जो और उलमा का भी फ़र्ज़ है कि इस मामले में वो जो एनलाइटेंड इस्लाम है उसको ज़रा उजागर करें, नंबर 1। और मैं ये नहीं कहता कि जो जेन्युइन जो उलमा हैं और पीर हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जिन लोगों ने इसको कारोबार बना लिया है, इसकी जब तक रेगुलेशन नहीं होगी, और ये जो महकमा है औकाफ है, ये भी एक किस्म का एक ऐसा अदारा बन गया हुआ जिसका ये भी तो एक सियासत का हिस्सा है ना। जी, बिल्कुल 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 सही। अच्छा, इजहार साहब, कातिल का ये कहना है कि वो लोगों को गुनाहों से पाक करने के लिए कत्ल करता है और अब उसने ये कहा है कि गुनाहों से पाक करके उसने जन्नत में भेज दिया है। इस अवाम का क्या किया जाए जो बुरी तरह से तोहम परस्ती का शिकार है? देखिए, इक्का दुक्का वाक़यात तो पहले होते थे कि जिन निकालते हुए किसी की जान चली गई, किसी ने पीर के कहने पर अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है, इसमें 20 मर्डर हुए हैं। इकबाल का मुझे शेर याद आ रहा है कि पंजाबी मुसलमान उसकी एक नज़्म है। वैसे तो अब ये पंजाब के अलावा सारे पाकिस्तान पर भी अप्लाई हो सकती है कि ताकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हिरता है बहुत जल्द, और तावील का फंदा कोई सयाद लगाए, ये शाखे नशीमन से उतरता है बहुत जल्द। देखिए, ये इदारा जो था ये एक मुकद्दस इदारा था, तो हमने जिस तरह दूसरे मुकद्दस इदारों को तबाह बर्बाद किया और मिस यूज़ किया, इसको भी हम इसी तरह कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं और लोगों की जानों से, लोगों के अकायद से खेल रहे हैं। इतना मुकद्दस इदारा था कि हमारे यहाँ तो देखें, पीर रूमी है और उसका मुरीद इकबाल है, मुरीद हिंदी इकबाल है। लेकिन ये माइंडसेट की बात है। जब तक लोगों के ज़हन से तवहम परस्ती, ज़ईफ़ुल इत्क़ादी नहीं निकलेगी। और देखिए, इस्लाम इसलिए आया था कि इंसान को इंसान का मोहताज न करे। लेकिन आप यूट्यूब पर जाएं तो आपको ऐसे ऐसे मनाज़िर देखने में लगेंगे कि आप सर पीट लेंगे। कावर गुमर साहब, क्या कहेंगे? आपने भी देखा होगा आज जिस तरह से उस शख्स ने अपना जो है वो इतराफ़ किया है कि बड़ी ढिठाई से, और उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसमेरा ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। मुझे याद है कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी जब यहाँ पे थे 2008 से 2013 तक, उन्हें रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई काला बकरा नहीं छोड़ा। वो सुबह दोपहर शाम मुख्तलिफ औकात में वहाँ पे काले बकरे ज़िबा होते थे। सही। वो सदका देते थे। और मुझे अच्छा, उसके अलावा वो पीर की कहने पे जी आज आपने पहाड़ों के करीब नहीं जाना, आज आपने जहाज़ पे सफ़र नहीं करना, आज पानी के करीब नहीं जाना। उनका एक बड़ा मशहूर पीर है, वो उनकी बात वो अभी भी मानते हैं।
पिछले दिन उनके बारे में आपने देखा था, यहाँ मैं करेक्ट कर दूं, आप उनकी बात नहीं मानते, उनको टाइम ही नहीं देते, वो टाइम ही नहीं देते उनको। सही। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, अभी शायद कोई और पीर पकड़ लिया, लेकिन आप याद होगा पिछले दिनों एक क्लिप चला था जब वो हेलीकॉप्टर से उतर के तो बिल्कुल करीब थी उनकी लैंड क्रूजर, तो उसमें भी नीचे वो उसके बाद रेड कारपेट डाला गया। बिल्कुल उसके बारे में भी जो मेरे पास नहीं, लेकिन ये पीर वो पीर नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आपने जमीन के ऊपर कदम नहीं रखना। सही जी, तो ये वही ना, ये सर ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं। जब आपको नजर आ रहा है आपके हमारे लीडरान ये सारा कर रहे हैं, तो अपने अपने जहां जहां पे जिस चीज को जो दुकान मिलती है वहां से अपना वो देखिए, ये बेसिक माइंड सेट का मामला है। मजहब को कमर्शियल के लिए, तिजारत के लिए, ये तो वाकई माइंडसेट का मामला है जिसका जो ये माइंडसेट तबका नहीं आता, चाहे वो गरीब आवाम है चाहे वो माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात करते हैं। निज़ामी साहब, हुकूमत के पास आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हुकूमत के पास तारीखी इमारत को तबाह करने का कोई लाइसेंस मौजूद नहीं है। ये बड़ा ही एक नाजुक सा मसला है कि ऑरेंज लाइन जो है ये इसका रूट एहतियात से बनाना चाहिए था कि इसमें कोई तारीखी इमारत ना आए। एक तरफ वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल बननी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन शहर बन चुका हुआ है जहाँ पे मैस ट्रांजिट की बड़ी ज़रूरत है, और जैसे अज़मत सईद ने उसको एक्नॉलेज भी किया, बिल्कुल किया। लेकिन उसका तरीक़ेकार ऐसा होना चाहिए कि जिससे हुकूमत अगर एश्योर करे कि इससे कोई ना एनवायरनमेंट डैमेज होगी ना तारीखी हेरिटेज डैमेज होगी, तो इसको बनना ज़रूर चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही है कि जो हमारे मुल्क में ट्रैफिक का हाल है, और वो लोग इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत करते हैं जो कभी पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठते ही नहीं है, उनके पास पजेरोज और गाड़ियाँ वाड़ियाँ, इसलिए इसका बनना ज़रूरी है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ऐसे अंदाज से होना चाहिए कि लोगों को जो जिस तरह जैसे बहुत मुखालफत हुई थी, ये जो जिसको चौधरी परवेज़ राय जगला बस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मेट्रो बस या क्या, लेकिन वो बड़ी कामयाब है। अब जहाँ तक इसको सब्सिडाइज करने का तल्लुक है, सारी दुनिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सब्सिडाइज होती है। अच्छा, इजहार साहब क्या कहेंगे अदालत के इस रिमार्क के बाद? इस पे मेरा जी खाबर साहब। जी, सवाल ये पैदा होता है कि जितने बड़े बड़े शहर हैं दुनिया में, सिंगापुर है, ताशकंद है, ओस्लो है, वहाँ अंडरग्राउंड ट्रेन बनाए गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले वजीर आला पंजाब दिल्ली तशरीफ ले गए थे और उन्होंने दिल्ली की जो मशहूर अंडरग्राउंड ट्रेन है, विच इज़ द 7th बिगेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, उसको उन्होंने मुआयना किया था और एक मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन पर उनको उस ट्रेन में बिठाया गया था। वापस आकर उन्होंने मेट्रो बस शुरू कर दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े शहरों को बचाने के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ऊपर की सतह पर ये कैसे मुमकिन है कि तारीखी इमारतें बचें? बिल्कुल सही। ये तो बुनियाद ही गलत है, उनको अंडरग्राउंड ट्रेन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इजहार साहब, मुझे क्लोजिंग की जाम जाना, खावर साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। देखें इशू ये है कि आप जब हर मुल्क के अंदर कुछ मरवजा कवानीन होते हैं जिनको आप फॉलो करना होता है। पाकिस्तान प्रोटेक्शन जो एजेंसीज हैं उनसे आप थोड़े उनसे आप असेसमेंट लेते हैं, सारे इदारों का अपना अपना काम करना होता है। यहाँ पे बेच मुगलिया वो तरीका कार हुक्मरानी है ना कि जी वो कौन फाया कौन ऑर्डर कर दिए कि ये हो जाओ, वो हो जाओ, वो हो जाओ, खत्म हो गया प्रोग्राम का साइड पे यहाँ पे मैं लोड शेडिंग पे को बात करना चाहता था, लेकिन उसको कल पर मुखर रख देते हैं क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं है। आज ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा खूबसूरत बयान आया और वो कह रहे हैं कि जनाब वो बस ये अप्रैल के आखिर तक मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये भी है कि अब देखते हैं, उम्मीद रखते हैं इस पर कल बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा एक नई डेडलाइन सामने आई है, कहते हैं कि जी अप्रैल के एंड में जो है लोड शेडिंग कम हो जाएगी। खत्म करने के दावे किए जा रहे थे नाज़रीन, लेकिन अब कम करने के दावे सामने आ रहे हैं। इलेक्शन करीब है, कल इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नए पॉइंट्स के साथ, नई न्यूज़ के साथ। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। मैं अपने तमाम पैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।